25% दिव्यांग लोग अगर काम करना शुरू करेंगे, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे, सिर्फ 25% बाय 2047, तो वहां से करीब $400 बिलियन आएंगे। जय हिंद। आप देख रहे लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सरोही और आज मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने आधुनिक तकनीक की मदद से दिव्यांगों को समान अवसर दिलाने का बीड़ा उठाया है। हम बात कर रहे हैं दिव्यांगों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल के फाउंडर प्रणव देसाई की। प्रणव जी खुद पोलियो सर्वाइवर हैं, लेकिन इन्होंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और आज प्रणव एनटीटी डेटा जैसी दुनिया की जानी मानी आईटी कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ये अपनी संस्था के जरिए दुनिया भर में और खासकर भारत में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रणव देसाई जी से बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रणव जी लाइव टाइम्स पर। धन्यवाद। नमस्कार प्रणव जी। मैं अजय आपके साथ, मैं भी हूँ वंदना के साथ। प्रणव जी, ये आम तौर पे जो एक धारणा रहती रही है कि जो फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, हमने देखा है उसकी सामाजिक तौर पर और उसके प्रति जो एक मानसिकता रहती है वो बिल्कुल रही है कि एक बोझ, एक शब्द में मैं कहूँ इन शॉर्ट कि एक बोझ, वो खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। बट यू हैव टोटली चेंज दिस थॉट प्रोसेस और इसकी इंतहा ये है कि प्रणव जी एक ऐसे मिशन में लगे हुए हैं। मैं बहुत सारी बातें प्रणव जी से समझूंगा, लेकिन सबसे बड़े मिशन में प्रणव जी ने ये दिया है एक कंसेप्ट कि जो दिव्यांग जन हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं, ना कि एक लायबिलिटी हैं वो। और कंट्रीब्यूटर भी किस तौर पे? तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को दिव्यांग जन कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। प्रणव जी, दैट्स अमेजिंग। आई मीन, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े कंट्रीब्यूशन की बात आप कर रहे हैं दिव्यांगजनों से। व्हाट इज दिस? ये क्या है सोच? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर आपने इस सोच को आपके व्यूअर्स तक ले जाने के लिए ये जो एक इंटरव्यू रखा है। थैंक यू। टाइनी बिट फ्रॉम अस। हाँ, क्योंकि ये जो सोच है जी, वो लोगों तक जानी चाहिए। और जब लोग सोचना शुरू करेंगे अलग से तो कुछ परिणाम आएगा। जी। अगर सोचा जाए तो सिर्फ 3%, 3% डिसेबिलिटी सेक्टर से मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना बड़ा नंबर नहीं है। $1 ट्रिलियन, 3%। मगर आज की तारीख में भी देखिए कि भारत की जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसमें क्या 3% डिसेबिलिटी से है? नहीं है। तो मुझे लगता है तो कि ये जो पुरानी जो सोच है, जैसा आपने सही बताया, एक लायबिलिटी समझ के चलते हैं, ये हमें बदलनी पड़ेगी। और ये सोच बदलने के लिए वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल, जो कि एक एडवोकेसी, वॉइस, लोग तक जाने का, एक बात को बदलने का एक नया चेहरा, नैरेटिव होना चाहिए कि अगर हम एबिलिटी के ऊपर फोकस करें तो सभी दिव्यांगजन कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसके पीछे अगर देखा जाए तो पूरा प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन, कि ऐसा ऐसा करना चाहिए और करना पड़ेगा। बट उसके लिए डेटा भी है। हमने 30,000 लोगों को अभी तक सशक्तिकरण किया है भारत में, 24 स्टेट में। हमारे पास डेटा है कि जो लोग सशक्त हुए हैं वो ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये के आजू बाजू महीने का कमा लेते हैं। बताइए जी। किसी को सिलाई मशीन मिला, किसी को ट्राइसिकल मिला तो बाजार में जाके फूलों की दुकान की, टायर रिपेयर शॉप किया, या एडवांस डिवाइसेस अगर लोगों को मिले, जैसे कि हियरिंग एड के लिए या हियरिंग ऐप के लिए साइनेबल, तो वो लोग शॉप शुरू कर दिया तो 8-10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे खुद के पास है जी कि लोग पैसे कमा रहे हैं। अब मेरी खुद की बात करूँ तो मुझे पोलियो हुआ 4 साल की उम्र में। मुझे असिस्टिव डिवाइस मिला जो कि कैलिपर्स और चलने की लकड़ी। तो इसकी वजह से मेरा भी एक जो डिसेबिलिटी था फिजिकल, वो काफ़ी हद तक मैनेज हो पाया। देखो, डिसेबिलिटी जाने वाली नहीं है। ब्लाइंड बंदे की विजुअल वो वापस देखना शुरू नहीं करेंगे जी। मेरे पैर का पोलियो हुआ तो वीक हो गए, मगर असिस्टिव डिवाइस की वजह से जो लिमिटेशन है उसको हम ओवरकम कर पाते हैं।
हियरिंग एड से वो सुनने शुरू कर देंगे, स्मार्ट ग्लास से वो देखना पढ़ना शुरू कर देंगे, कैलिपर से या व्हीलचेयर से लोग मोबाइल हो गए। तो उसकी वजह से जैसे आप लोग हैं वैसे वो लोग भी प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं प्रणब जी, समझने की शायद ये ज़रूरत है हमें कि जिनको हम डिसेबल कहते हैं, बेसिकली वो स्पेशली एबल्ड, और ये टर्म भी कॉइन किया है प्रणब जी, मैं बता दूं आप लोगों को, स्पेशली एबल्ड हैं, मतलब कि वो डिसेबल नहीं है। हम इसलिए कंपेयर कर लेते हैं, हम अपने आप से या नॉर्मल लोगों से कंपेयर कर लेते हैं, वो भी नॉर्मल ही होते हैं, बट उनकी एबिलिटी डिफरेंट होती है। बस ये क्या बुनियादी तौर पर इस सोच को समझने की ज़रूरत है। करेक्ट। अगर हम एबिलिटी के पास फोकस करें जी, तो हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है, मगर ये एबिलिटी को हार्नेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें उनको असिस्टिव डिवाइस देने पड़ेंगे ताकि वो अपनी फिजिकल लिमिटेशन को ओवरकम हो सके। आप जैसे मदद कर रहे हैं उनकी, तो मैं ये जानना चाहूंगी सबसे अच्छा अनुभव और सबसे इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस अभी तक का क्या रहा इस इनिशिएटिव शुरू होने के बाद? ये इनिशिएटिव शुरू होने के बाद काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सबसे पहले तो एक सपोर्ट मिलना फैमिली से, और उसके बाद जिन लोगों को हम जानते हैं वो हमारी बात सुने, जी। तो मित्र लोग, और उनको हमारी बात पसंद आई। सबसे पहला जो बोलते हैं ना कि एक मोमेंट था कि एक विजन 2020 बनाया था 2014 में, तो तब बहुत अच्छा लगा कि कुछ सोचा और कुछ हो रहा है। तो ये सर जो दिव्यांगजन वाला कंसेप्ट है, उसी वक्त दौर में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के बहुत सारा कुछ जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है उसके आर्किटेक्ट आप ही रहे हैं उसके पीछे। तो ये दिव्यांग जन आना और उस पर फोकस्ड प्रोग्राम बनना और उसका लॉन्च होना, आई थिंक यू हैव बीन द मैन बिहाइंड। एक ओपनिंग था, तो अगर आप देश के लिए कुछ अच्छी बात करेंगे, उन्होंने सुना, अच्छा लगा, उसको फिर कार्यान्वित हुआ। तो उसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप, आप बोले कौन सा अच्छा मोमेंट, बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जिससे मुझे और मेरी वाइफ उषा को एक कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि हमें और कुछ ज़्यादा करना चाहिए। तब जाके वॉइस ऑफ एसएपी एज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन 2017 में शुरू किया। वो शुरू करने के बाद हमको एनआरआई जो भारत के लिए बहुत प्रतिबद्ध है, भारत में काफ़ी फिलंथ्रॉफी करते हैं, ऐसे 2000 एनआरआई, और ख़ास करके बीयू पटेल जो कि बहुत बड़े मल्टी बिलियनर हैं, ऐसे ही अपने मनु भाई शाह जो अभी सेल्फ मेड बिलियनर, अगेन वेरी वेरी गुड हार्टेड पर्सन, ये सब लोग सपोर्ट करना शुरू किया। उन लोगों ने हमारा विजन देखा, हमारा जो विजन, हम जो बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन कैटलिस्ट के तरीके से काम कर रहे हैं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, जो भी करना है उससे डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट लाना है जिंदगियों में, और वो हम कर रहे हैं। तो ये लोग जुड़े और ऐसे काफ़ी अच्छे वॉलंटियर्स जुड़े, जिसकी वजह से काम को बल मिलता गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक विजन, जो सोच है, वो सब लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है। मैं जहाँ काम करता हूँ एनटीटी डेटा में, वहाँ पे भी 2 बार जापान में हमारे सीईओ साहब ने एनटीटी डेटा के और एनटीटी कॉरपोरेशन के सीईओ ने मुझे अवार्ड दिया इसी कार्य के लिए। क्या बात है। तो ये भी एक बल मिला कि जो कर रहे हैं वो सब लोग को पसंद है, एक सोच, एक आउटकम, एक इम्पैक्ट, क्योंकि तो ये 21वीं सदी का इंक्लूसिविटी का टॉपिक है। 20वीं सदी में वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, तो काफ़ी वुमेन मेन स्ट्रीम हो गई। अब 21वीं सेंचुरी में हम दिव्यांग को एम्पावर करेंगे तो वो लोग मेन स्ट्रीम हो गए। तो मैं इसी सवाल पे लौटता हूँ, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूटर होंगे, ये जो आपने एक विजन पेश किया है कि इंडिया में वो कैसे ये कर सकते हैं, सर क्या है इसकी पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, व्हाट इज, हाउ इट विल बी अचीव्ड? ये सोच के पीछे एक पूरा इकोनॉमिक मॉडल है, और इकोनॉमिक मॉडल में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मगर एट ब्रॉड लेवल समझने के लिए जी, अगर दिव्यांग लोग को 10,000 रुपये आज वो कमा सकते हैं, तो दैट इज़ $1,500 पर ईयर। उसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करें 6% इन्फ्लेशन या जो भी आप गिनो ओवर नेक्स्ट एवरी ईयर, 5-6% का इन्फ्लेशन रहेगा, डेवलपिंग इकोनॉमी है, शायद कम भी हो, बट उसको एडजस्ट करके
हम अगर देखें तो करीब $3,700 जितना आमदनी उनकी 2047 में होगी। सिर्फ 25% दिव्यांग लोग 2047 में काम करते होंगे, ओनली 25%। तो भी $480 बिलियन का योगदान होगा, बेस्ड ऑन मनी सप्लाई ऑल्सो, बिकॉज इट्स अ कंजम्पशन इकोनॉमी। ये लोग बैंक में पैसे नहीं रखेंगे, 10,000 रुपया कमाया तो खर्च करेंगे, कपड़ा लेंगे, ये करेंगे। तो सरकार को जो अभी तक ये रेवेन्यू नहीं मिल रहा है जीएसटी का, जो डिमांड नहीं है अभी, वो डिमांड खड़ी होगी अगर वो लोग कार्य करना शुरू करेंगे। और हमारे देश में वेलफेयर के तरफ से देखें तो शायद 1,500-2,500 रुपये का पेंशन मिलता है जी। वो कार्यरत खुद होंगे जी, तो 5-7 हज़ार रुपये तो बहुत लोग कमाते हैं। और जो थोड़े मेहनती ज्यादा है। अमेरिका में जो होम हेल्थ केयर होता है उसका भी आपने जिक्र किया था कि उसके जरिए कैसे रोजगार बढ़ाया जा सकता है। तो वो एक पहला जो है दिव्यांग खुद काम करेंगे और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो अभी जो बड़ा खर्च हो रहा है उल्टा वो कंट्रीब्यूट करने लगेंगे इकोनॉमी में। करेक्ट, पूरा इक्वेशन वेलफेयर से लेके टैक्स कलेक्शन पे आ जाएगा, 180 डिग्री अलग। और ये शक्य है, संभव है, हमारे ऐसे बहुत लोग देखे हैं। हमारा काम क्या है, उनको बाहर लाने का, उनकी एबिलिटी को बाहर लाने के लिए उनको सुगम्यता देने की, मतलब एक्सेसिबिलिटी देने की, उनको जॉब देने की। तो वहाँ पे हमने पूरा टैक्स इंसेंटिव पैकेज। ये सवाल मैं अगला पूछना चाह रहा था आपसे कि आप टेक्नोलॉजी पर काफी फोकस करते हैं। टैक्स इंसेंटिव, क्योंकि टैक्स इंसेंटिव देंगे हम तभी जाके कुछ डिमांड क्रिएट होगा। तो हमारा जो प्रपोजल है उसमें जंप स्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन डिसेबिलिटी सेक्टर कैन हैपन जी। ये कैसे होगा कि अगर हम कोई एम्प्लॉयर है स्मॉल स्केल, अगर उसको टैक्स में डिडक्शन मिलता है 200%, एक दिव्यांग को नौकरी पे रखा, एक साल का ₹1,00,000 उसको सैलरी दिया, मगर ₹2,00,000 अगर उसको एक्सपेंस डिडक्शन मिलेगा जी, तो 100% उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा डेफिनेटली। दूसरा, अगर आप ये जो एक्सेसिबिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जी, अगर टैक्स में ऐसा प्रोविजन हो कि अगले 3 साल के अंदर लिमिटेड टाइम जो लोग भी अपग्रेड कराएंगे अपने बैंक की एटीएम को या ऑफिस को या रेस्टोरेंट को या आपके स्टूडियो को, तो वो जो भी खर्चा होगा वो एक्सपेंस डिडक्शन हो जाएगा, तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। हाँ, लिमिटेड टाइम के लिए जी। तो उससे क्या होगा कि लोगों को एक इंसेंटिव होगा, और अगर उसके बाद नहीं हुआ तो फिर पेनल्टी होगी। बट ये इस तरह से अगर हम एक मुहिम चलाएं 3 साल या 5 साल, भाई ये करना है, ये एडवांटेज है, तो काफी कुछ चीजें एक्सेसिबल होगी, तो लोग घर के बाहर आएंगे, वरना घर के बाहर आना मुश्किल है। और जो होम हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में 15 मिलियन जॉब्स हेल्थ केयर से रिलेटेड है, बहुत होम हेल्थ केयर में है, क्योंकि वहाँ पे सरकार पे कर रही है जी। हमारा मॉडल सरकार पे करने वाला नहीं होगा, हमारा मॉडल होगा फैमिली, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिलीज काफ़ी केयर करते हैं अपने दिव्यांग बच्चों की या दिव्यांग माँ बाप की, क्योंकि जैसे एज रिलेटेड डिसेबिलिटी तो होनी ही है, और भारत में 2047 तक तो बहुत एज रिलेटेड डिसेबल हो जाएंगे जी। इसीलिए सब कुल मिला के हमारा मॉडल बताता है कि 225 मिलियन 22 करोड़ लोग दिव्यांग होंगे 2047 में, वो भी कंजर्वेटिवली। अगर उनके लिए अभी से शुरू कर दे होम हेल्थ केयर, अगर आपके पिताजी को या माताजी को कोई हेल्प करता है घर में जी, क्योंकि वो डिसेबल है, कुछ काम के लिए उनको चाहिए, तो वो पूरा एक्सपेंस आपको टैक्स में डिडक्शन मिलना चाहिए। आप माता पिता की सेवा करना चाहते हैं मगर इकोनॉमिक्स की वजह से शायद कम कर रहे हैं जी, ये एकदम ओपन अप हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे फैमिलीज रहेंगे जहां पे ये सोच काम में आएगी, क्योंकि अगले 23 साल में मिडिल क्लास का एक्सपांशन भारत में बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल। और मिडिल क्लास क्या देखेगा? टैक्स इंसेंटिव, कैसे पैसा बचेगा, और से उनकी जिम्मेदारी तो है ही है। अभी जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर रहे हैं, शायद ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इस की वजह से मैं सोचता हूँ कि होम हेल्थ केयर की करीब
15 से 20 मिलियन जॉब बाय 2047। और ये ऐसी जॉब्स होंगी कि अगर कोई अच्छा नर्सिंग का काम करता है, अभी हम सिर्फ केरला से लोग ज़्यादा देखते हैं जी पूरे भारत में होंगे। अब देखो केरला के कितने सारे नर्सिस मिडिल ईस्ट में गए, बिल्कुल। कितना पैसा भारत में आया। तो ये एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत, वो भी करीब 300-400 बिलियन का मॉडल दिखाता है कि ये करने से इतना मिलेगा। तो क्या इसको तो लेकर ये के नई आपकी जॉब्स है, ये आज की तारीख में जॉब्स एग्जिस्ट नहीं नहीं है। करती नहीं। हैं। क्या आपकी बात गवर्नमेंट से हुई है, और या ये गवर्नमेंट इस तरह के प्रोग्राम क्या लाने वाली है, ला सकती है फ्यूचर में? हमने तो बताया ही है जी। अब वो जब लाए तब सब बात किया है, तो अभी लगता है कहीं ना कहीं इसका जब समय आएगा, करने में समय लगता है ना, बट ये सोच सबको पसंद है, ऐसा इतना मुझे लग रहा है। राइट, क्योंकि अभी देखिए 30 ट्रिलियन ऐसे तो होगा नहीं, सही बात है। नए नए रास्तों से पैसे, सबका सहयोग चाहिए हर क्षेत्र और से। नए नए हाँ, जो सोचा नहीं है वो करेंगे तभी तो आएगा। हम ट्रेडिशनल सोचेंगे तो 30 ट्रिलियन सपना लगेगा। आज 3 ट्रिलियन है, 3-4 ट्रिलियन में से हम 10 गुना ज्यादा मगर अलग सोच से काम करेंगे होगा। थिंक डिफरेंटली, तो वो Think करना differently. होगा। Out तो of the ये तो box. टैक्स की बात हुई सर, जो आपने टैक्स के जरिए जो एक बहुत बड़ा पुश हो सकता है। टेक्नोलॉजी, अभी आप दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ, आपने जो ये स्मार्टफोन, स्मार्ट क्लासेस, एआई एनेबल्ड हैं, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे आप कर रहे हैं? और उस फ्रंट पे जो मैं थोड़ा बहुत जान रहा था, आपसे डिटेल में समझना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक तरह का कोलैबोरेशन, कि कहीं पर टेक्नोलॉजी है और कहीं पर उसकी की ज़रूरत किसी को है, एंड यू आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो एंड यू आर जॉइनिंग देम टुगेदर। सो कैसे ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे आप कर रहे हैं दिव्यांगजनों की मदद के लिए? देखिए ये 21st सेंचुरी एक बहुत इम्पोर्टेंट, हम लोग जो समय से गुजर रहे हैं ये हिस्टोरिक टाइम है। जी। एआई एक नया भगवान बन गया है। बिल्कुल, और एआई suddenly देवता, एकदम से एआई देवता, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह सुगम तुमरे अनुग्रह देते। देते। ये एआई दुर्गम काज कर सकते हैं। तो हमें ये जो रोबोटिक्स, एआई, एमएल जो भी है टेक्नोलॉजीज, मोबाइल टेक्नोलॉजीज, जी इनका अगर हम उपयोग दिव्यांगजनों के लिए करेंगे। हमने असिस्टिव टेक्नोलॉजी हैकेथॉन किया था 2022 में, करीब 500 से ज़्यादा बच्चों ने, AKTU अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हमारी पार्टनर रही, GTU गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों ने प्रोटोटाइप्स बनाए, बहुत सारी पैटर्न्स हैं। तो ये जो दौर से हम गुजर रहे हैं, सॉल्यूशंस बहुत आएंगे, मगर ऑलरेडी आज भी है। तो हमारे नॉन प्रॉफिट के ज़रिए हम करीब 30 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि स्मार्ट ऑन, स्मार्ट क्लास, फिर ऐसे ही उनका कॉम्पिटिटर जी। ज्योति AI, ये भी स्मार्ट क्लास है। हम दोनों दे रहे हैं, जो भी अच्छा करेगा लोगों को पसंद आएगा। हम दोनों का रिपोर्ट देख रहे हैं, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, कंपटीशन है इंडिया मेड। तभी भारत को ज़रूरी नहीं कि अच्छा कोई टेक्नोलॉजी बाहर से आए, हमारे पास ही इतना अच्छा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टअप सिस्टम है, फंडिंग मिलता है, डिजिटल इंडिया है, सब कनेक्टिविटी है, मेक इन इंडिया। हाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत जी मैं देख रहा हूँ कि हमारे 300 के 300 जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, किसी को भी डिसेबिलिटी नहीं है, जी फिर भी वो लोग ये बिजनेस है इसलिए कर रहे हैं। जी। उनमें कंपैशन है, बट वो लोग भी पैसा बनाने के लिए है, और वो लोग बखूबी पैसा बना रहे हैं ये प्रोडक्ट्स के जरिए, मेड इन इंडिया। अभी उनको एक्सपोर्ट कराने का है। नो तो जितनी ये प्रोडक्ट यहाँ पे डोमेस्टिक में जितना एब्सॉर्प्शन होगा, अच्छी बनेगी, फॉर एक्सपोर्ट होगी, तो ये बहुत अच्छा बड़ा सेक्टर है, $multi-billion सेक्टर। तो हम इनमें इन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बेनिफिशियरीज, कल 300 ब्लाइंड बच्चों को कितना आनंद सबकी आंखों में था। हाँ, मैं देख रहा था रिपोर्ट में। जी कितना आनंद, सब लोग कितने खुश थे कि अभी मैं पढ़ सकता हूँ, नेविगेट कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकता तो हूँ। उनके लिए तो अब सच में मैं- ये हाँ, करिश्मा ये है। पूरा एक जादू है। या एक्चुअली तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि टेक्नोलॉजी वजह से इनकी डिसेबिलिटी को मैनेज किया जाता है। डिसेबिलिटी कभी ओवरकम नहीं होगी, बट एक मैनेज किया जाएगा। तो वो जो मैनेज करेंगे हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो फिर वो लोग प्रोड्यूस करें। मैं आपको किस्सा बताऊं, जी एक डिवाइस हमने दिया था, ऐसे काफ़ी दिए हैं, बट उड़ीसा के 3 ब्लाइंड ब्रदर्स, फादर फार्मर, ट्राइबल उड़ीसा, उनको कीबो डिवाइस मिला। कीबो डिवाइस करीब 31,000 रुपये का आता है, अच्छा उनको हमने दिया।
1.5-2 साल के बाद जब हमारा जूम कॉल होता रहता है, बेनिफिशियरी के साथ मैं लगातार बातें करता रहता हूँ, जी। तो वो जूम कॉल पे आया, बोला मैं मसूरी से बात करता हूँ सर, मैं ट्रेनिंग में हूँ IAS की। वाह, वाह। बताइए। अब उसकी कीमत तो लाख-1.25 लाख रुपया कमाएगा महीने का, और पूरी जिंदगी बदल गई। या एक्चुअली दूसरी नंदिता जी है जो कि हाई कोर्ट प्लीडर नागपुर में, 100% ब्लाइंड। अभी वो डिवाइस की वजह से 50,000 रुपये, ये 1.5 साल पहले की बात है, 50,000 रुपये महीने का कमा रही है हाई कोर्ट प्लीडर, क्योंकि अभी वो डिवाइस की वजह से वो कोई भी लैंग्वेज का जो भी है रीड कर सकती है, नोट्स नोटिंग कर सकती है, प्लीडर को नोट्स बनानी होती है, तो वो फटाफट हो जाता है। अच्छा, कल आपका जो प्रोग्राम चल रहा था मैं देख रही थी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिन लोगों को आपने डिस्ट्रीब्यूट किए स्मार्टफोन्स, आपने कहा कि जो अगर इस्तेमाल नहीं करेगा वो हमें वापस कर दे। यानी 18,000 का एक इक्विपमेंट है, वो यूटिलाइज होना चाहिए। हाँ। जिस मकसद के साथ वो बनाए। हाँ, ये हमारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, हम सबको ऑनलाइन एप्लीकेशन कराते हैं। ये बच्चों ने भी जो है अप्लाई किया, काफ़ी लोगों ने किया, उसमें से 300 लोगों को अप्रूव हुआ, करीब 300 लोगों को, और हम करेंगे। बट जिनका इकोनॉमिक क्राइटेरिया बैकवर्ड है, जिनका डिसेबिलिटी है, और फिर इनको लिख के देना पड़ता है कि ये बेच नहीं डालेंगे, किराए पे नहीं देंगे, और अगर यूज़ नहीं किया तो ये प्रॉपर्टी व्हाट्सएप की हम वापस ले लेंगे। ये हमारा मकसद है कि ऐसी महंगी चीज़ें उपयोग के लिए है, अगर उपयोग नहीं किया तो किसी और को मदद हो सकती है। मैं जो एक चीज़ समझ रहा हूँ सर, कि आपका जो विजन है, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि आपने मैजिक किया है, करिश्मा किया है खुद अपने जीवन के साथ भी, और अब तो लाखों लोगों की ज़िंदगी में आप वो चमत्कार ला रहे हैं। कि अभी तक ये होता था कि जो डिजेबल्ड हैं उनकी मदद करो, उन पर एक तरह से तरस खाना, उनको दया दिखाना, उनको डोनेट करना, और हमारे देश में या कोई दुनिया भर में तो उनका इस्तेमाल भी होता रहा है, भीख मंगवाने, बहुत तरह की चीज़ें चलती रही हैं। बट उस कंसेप्ट को तो आप बदल ही रहे, एसेट में उनको कन्वर्ट कर ही रहे हैं, और वो भी एसेट में कन्वर्जन नॉट बेस्ड ऑन टोटली डोनेशन बट एज एन इंडस्ट्री विच विल क्रिएट वेल्थ, नॉट इट विल रिक्वायर वेल्थ। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? आप सही समझ रहे हैं। इसलिए हमारा ज़्यादातर डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन हमारे वेंडर के थ्रू, इनकी प्रोडक्ट के थ्रू हो रहा है जी। क्योंकि वो लोगों की प्रोडक्ट उनको अगर सही, हम कुछ प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू भी कर दिया। हमने देखा 200-250 लोगों को देने के बाद हमको डेटा अच्छा नहीं मिला जी, उनकी प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स थी, ये थी, वो थी, तो हमने बंद कर दिया। तो ये तो एक ऑन गोइंग चीज़ है कि प्रोडक्ट अच्छी होगी, लोग उपयोग करेंगे, फीडबैक देंगे, प्रोडक्ट बेहतर बनेगी, तो प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल पे और लोगों को फायदा होगा। तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसा है ना, 100, 200, 500, 1000 लोग आएंगे, सर्वाइव करेंगे कुछ ही लोग। तो हम लोग जिस तरह से अभी जो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो ऑलरेडी कुछ लोगों को फायदा हुआ है, तभी हम आते हैं। हम ऐसे एकदम नई उसमें नहीं आते। और उसके बाद हम दिव्यांगों को फायदा हो, इसके लिए हम उनको ये देते हैं। तो काफ़ी प्रोडक्ट अभी मदद कर रही है, और नई नई प्रोडक्ट्स आ भी रही है। और ये जो मॉडल है कि इंडस्ट्री ग्रो करे, बेनिफिशियरी ग्रो करे, और देते वक्त हम हमेशा बोलते हैं कि आप में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। हम ये आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप भी आगे जाके मेरी तरह किसी को मदद कर सको। मेरा किस्सा दोनों पैर पोलियो वाला, अगर मैं ये कर सकता तो आप भी कर सकते। सर, आपसे समझना चाहेंगे, वो 4 साल की उम्र में जब ये सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद अमेरिका तक पहुंचने का जो सफ़र रहा काफ़ी चैलेंजिंग होगा। ये व्हाट्सएप का जो आइडिया है वो कहाँ से आया, और वहाँ अमेरिका में आपने कौन सी, ऐसा वो इकोसिस्टम एक अलग तरीके का है, वहाँ पर सब चीज़ें एक्सेस होता है ऐसे लोगों के लिए। भारत में आपको उन चीज़ों की कमी खली, वो दिमाग में चीज़ें कैसे आई? क्योंकि देखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो चीज़ें दिमाग में, आइडिया हर किसी को नहीं आता। निजी अनुभव और फिर देश के लिए कुछ करने की इच्छा भी, क्योंकि वहाँ जाके जब अच्छा देखते हैं कि पूरा कंट्री एक्सेसिबल है। मैं गया 99 में, रेंटल कार भी मेरे लिए हैंड कंट्रोल वाली कंपनी ने लगा के रखी थी। तो 99 से मैं हैंड कंट्रोल वाली गाड़ी चला था, कोई लाइसेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने मांगा भी नहीं, कुछ दिनों तक तो लाइसेंस लोकली चाहिए भी नहीं। तो इतना एडवांसमेंट देखने के बाद एक बार सेटल होते हैं ना, तो कभी लगता है कि अच्छा अभी मैं अपने देश के लिए क्या करूँ। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निरामया स्कीम है, जी, उसी को हम
लोगों तक ले जाने के लिए निरामया स्कीम इज फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल और मल्टीपल डिसेबिलिटीज नेशनल ट्रस्ट के तहत। जी तो हम लोगों ने एक अमेरिका जैसा मॉडल, अमेरिका में क्या होता है, सोशल वर्कर्स फैमिलीज के साथ काम करते हैं और वो सोशल वर्कर फैमिलीज को गवर्नमेंट बेनिफिट मिले इसके लिए मदद करते ओके हैं और ये सोशल वर्कर का सैलरी सरकार देती है। अच्छा यहाँ हम तो करेंगे नहीं, ये वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, ऐसे हमारे पास राशि नहीं है। तो हमने सोचा कि एज ए कैटलिस्ट हम लोग, फिर और लोग भी करेंगे आगे जाके, हमने शुरू किया प्रोजेक्ट हिताज जिसमें हम सोशल वर्कर्स को पैसे देंगे, जितना मदद वो पहुंचाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोगों को। निरामया स्कीम के तहत फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, डेंटल वर्क, ओपीडी, ये सब का पैसा भारत सरकार 1 लाख रुपए तक देती है, 1 लाख रुपए तक। ओके मगर हमने आंकड़े देखे तो खाली 28,000 लोगों को ये फायदा हुआ। तो हमको लगा यहाँ पे इंटरवेंशन की जरूरत है। तो अगेन अमेरिका की सोच कि ये फैमिलीज ऐसे ये बेनिफिट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। बिल्कुल। तो अभी हितार्थ सहायक जो कि सोशल वर्कर हैं 40 हो गए हैं, पहले फेज में 100 करेंगे और ये एक सहायक एवरेज 100 लोगों को, अभी हमारे पास 3300 इंटेलेक्चुअल डिसेबल ऑलरेडी ऑनलाइन सिस्टम, पोर्टल, इंश्योरेंस एजेंट की तरह उनको पता लगा कि ये महीने मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो ये एक पुल फैक्टर शुरू किया। ये अगेन ये सोच होम हेल्थ केयर की जो है जी। वो भी अमेरिका की सोच है कि वहां पे होम हेल्थ के लिए सरकार पैसा दे दिए या हम टैक्स इंसेंटिव देंगे तो जॉब्स खड़ी हो जाएगी। भारत को मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट करना पड़ेगा टू अचीव द टारगेट। कहाँ से हो गए? मैंने प्रीतिबेन अदानी ग्रुप की जो उनके साथ बात किया, मैंने बोला कि इतने सारे सोलर इंस्टॉलेशंस आपको करने हैं, अगर मूक बधिर को ट्रेन किया जाए जी। अब सोलर इंस्टॉलेशन के लिए कान की तो जरूरत है नहीं, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कराना पड़ेगा, तो हजारों मूक बधिर को नौकरी मिल सकती है और इसकी वजह से उनकी सोलर इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी कम होगी। जी गार्डनिंग का काम इतनी तरह से बढ़ रहा है आजकल, सब जगह अच्छे अच्छे गार्डन सब लोग बना रहे हैं। अब गार्डनिंग तो डेफ बंदा कर सकता है, बिल्कुल सिखाना पड़ता है, बागायती का काम, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। और देखा गया कि वो लोग जब करते हैं तो और बेहतर तरीके से करते करेंगे। हैं। यस क्योंकि उनके पास मौके कम है। राइट। हाँ, तो जब मौका मिलता है तो फिर करेंगे। उनका टैलेंट जो है जिस किसी चीज में एक्सपर्टीज होती है वो बहुत हर एक को एक ह्यूमन सेंस, एक एस्पिरेशन तो रहेगा कि जिंदगी में मैं भी कुछ करूं, मगर मौका नहीं मिलता है। तो हमारा काम है लोगों को आपके जरिए बताने का कि इनको मौका दीजिए, ये आपके लिए अच्छा काम करेंगे। जैसा कि आपने हितार्थ का जिक्र किया, अभी सरकार की योजनाएं कुछ ऐसी हैं जिसके साथ व्हाट्सएप कोऑर्डिनेट करके चल रहा है, या सरकार की कैसी सहयोग रहता है? सर हम सरकार के साथ जो सोचते हैं हम बताते हैं उनको, कहीं पे साथ में जैसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, फिर हमने मोबाइल ऐप बनाया VOSAP, तो जो क्राउड सोर्सिंग होता है तो 23,000 जगहों का रेटिंग हो गया है पब्लिक प्लेसेस का। अभी गोवा गवर्नमेंट के साथ हमने MOU किया, दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरी उधर भी MOU किया। तो हम MOU के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये हमारी जो मोबाइल ऐप है VOSAP, उसमें रेटिंग करवाएंगे पब्लिक प्लेसेस का। तो भारत सरकार एक्सेसिबल इंडिया मांगती है, हम ऐप के जरिए रेटिंग करवाएंगे ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि कहाँ पे कौन सा पोस्ट ऑफिस। आज मैं अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा लेक्चर था, सब IAS और IRS और सब IPS सब लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो वहाँ एक बहन जी आई थी पोस्टल सर्विसेज से जी। तो मैंने बोला आप एश्योर करेगी कि सब पोस्ट ऑफिस एक्सेसिबल हो जाएगी? तो बोला सब काफ़ी हो गए, मुझे आंकड़ा चाहिए, आप मुझे बताओ कितने पोस्ट ऑफिस एक्सेसिबल हुए हैं। तो इस तरह से सरकार के साथ हमेशा लगे रहने का, मगर काम जो हम करते हैं उसमें कभी डिपेंडेंसी कि ये सरकार का पैसा नहीं, हम अपने एजेंडा की तरफ से चलते हैं और हमारे NRI डोनर्स को भी ऐसा ही अच्छा लगता है क्योंकि सरकार को बहुत करना है, हमें बहुत करना है, बट साथ में कैसे करते हैं, निरामया हो, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हो या फिर ADIP स्कीम में भारत सरकार काफ़ी कुछ डिवाइसेस देती है ADIP स्कीम के तहत। हम नॉन ADIP स्कीम में जो अभी उसमें नहीं है वो सब चीज़ें देते हैं।
तो इस तरह प्रणब जी का जो इनिशिएटिव है, मैं वही अभी जो कह रहे थे, डोनर्स मतलब 2000 से ज़्यादा एनआरआई डोनर्स हैं और बाकी भी हैं, 30,000 से ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं जो लाभार्थी हैं और 12,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। इंडिया में आपका एक्सपीरियंस इस 1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूशन के आइडिया का? जैसे मैंने बताया, गोवा गवर्नमेंट ने एमओयू किया है, दादरा नगर हवेली के जो आईएएस ऑफिसर है उन्होंने भी इसमें समझा कि ये अच्छा है, करने वाला बात। 200 बिलियन मिलेगा, 100 बिलियन मिलेगा, 50 बिलियन मिलेगा, कितना मिलेगा, इस तरह से एक सोच है। हर एक स्टेट से कितना कंट्रीब्यूट होगा, ये थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। ये सब तो अभी काफी करना है, बट एक विजन होगा तो काम होगा। The man behind all those ideas is sitting with us today. I mean, we are fortunate. Sir, अब मैं एक इस लालच को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे पास आपसे बात समझने के लिए। आपने चूंकि पूरी दुनिया में आप काम कर रहे हैं, यूएस बेस्ड ये वो सैप है, लेकिन पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। मगर योर जर्नी, दैट्स अमेजिंग कि एक पोलियो सर्वाइवर, और आम तौर पे लोग निराश हो जाते हैं, परिवार, माता पिता और उस सब के बीच में वो बच्चा भी जिसको ऐसा कुछ हो जाए, बाकियों के मुकाबले देखते हैं अपने आप को अलग। वो व्यक्ति इस हाइट तक कैसे पहुंचा? इसको तो माँ बाप के आशीर्वाद ही गाने हैं, और फिर ये इंस्पायरिंग हुआ थोड़े से आपकी जर्नी। क्योंकि मैं किसी भी ऐसे दिव्यांग बच्चे के माँ बाप को बताना चाहूँगा कि आप उनको लायबिलिटी मत समझिए। लगेगा कि ये लायबिलिटी है, मैं मना नहीं करता, मगर अगर उसको उसी सोच से देखेंगे तो वही होगा। मगर आप उसमें क्या क्षमता है उसको निखारने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। जब मेरे कैलिपर्स मेरे माता पिता ने बनवाए थे, बहुत महंगा था, मगर उन्होंने बनवाया। ये माता पिता का जो पूरा सेक्रीफाइस है, बहुत सेक्रीफाइस मेरे माता पिता ने किया, तब जाके मैं इंजीनियर हुआ, एमबीए हुआ, क्योंकि उन्होंने सतत एक ही चीज़ पे फोकस करवाया कि पढ़ाई करो, दिमाग चलता है तुम्हारा। तो बस हर एक, तो हम लोग अभी एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, इंस्पायरिंग दिव्यांगजनों की एक किताब। और जब बनेगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एजुकेशन मिनिस्टर साहब को भी कि स्कूल सिस्टम में लगाया जाए, क्योंकि हर एक बच्चे को, दिव्यांग हो या ना हो, सोचना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका का सबसे बड़ा पॉपुलर हिस्ट्री में 3 बार जीत के आया था जी, 3 बार। वो व्हीलचेयर में था, पोलियो ग्रस्त था। मेरे को तो मेरी माता जी ने यही बताया था। बीमारी से नहीं, कई बार एक्सीडेंट में या वॉर में भी कुछ भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं और अलग अलग तरीके के सक्सेसफुल लोग हैं जिनका स्कूलों में बच्चों को पहले से पढ़ाया जाए, और माँ बाप को कि ऐसी जैसे शिवाजी को उनकी माता का काफी प्रभाव रहा। हमेशा माता पिता का एक प्रभाव रहता है। अगर माता पिता बच्चे की तरफ देखने का नजरिया बदलेंगे तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत लोग पैदा हो सकते हुए हैं और होंगे। हाँ, तो ये सारी बात, सारा खेल जो प्रणब जी की बातों से समझ में आ रहा है, सोच का है। सोच में बदलाव की जरूरत है, जैसा हमने पहले भी कहा, और जो प्रणब जी अपने तमाम एक्शन से, अपनी जिंदगी से और अपने जो काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सैप के जरिए, उससे बता रहे हैं और खुद साक्षात यहाँ पर हमारे सामने हैं। सोच में बदलाव ने आज इनको यहाँ तक पहुँचाया है, जो ये हजारों और भविष्य में लाखों और करोड़ों लोगों तक ये मुहिम पहुँचने वाली है, मुझे दिखाई दे रहा है जितनी बातें। तो सोच में बदलाव कि वो बोझ कतई नहीं है, थोड़े से अलग है, बस उनको समझने की जरूरत है। क्षमताएं उनमें भी उतनी ही हैं या शायद और उनसे ज्यादा भी है। क्या प्रणब जी? बहुत लोगों में है, क्योंकि ये क्या है कि कुदरत बैलेंस करती है। जैसे आम लोगों में भी, नॉर्मली सभी में होता है कि हर किसी का अपना अपना एक टैलेंट। मैं ये कहूंगा सब लोग समान है, इनका एक्सक्लूजन करके किसी को फायदा नहीं है। हाँ, तो ये सोच बदलना होगा, और ये सोच बदलेंगे तो जैसे प्रणब जी क्रांति ला रहे हैं, हर कोई वो क्रांति लाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, और भारत के जिस सपने को साकार करने की बात आप कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिव्यांगजन, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बहुत एक कह सकते हैं कि एक मास, एक ऐसी सोच,
एक ऐसा विजन जो हर सबको कोई अपनाना नहीं होगा। कर सकते और बहुत बिरले ऐसा सोच लेकर आते हैं, लेकिन ये सबके पास होनी चाहिए। और अब आज की तारीख में जब हम प्रणब जी से मिलकर इतनी लग रहा है बड़ी कि ये बात पॉसिबल हाँ है। बिल्कुल ये इट इज पॉसिबल डूएबल एंड पॉसिबल। इट इज डूएबल 100%। यस इट इज डूएबल। कंजर्वेटिवली 1 ट्रिलियन बोल रहा हूँ। क्या पता फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग लेके आएंगे 2 ट्रिलियन हो सकता है। अभी वो काम पे करेंगे, लगता है कि idea अभी वो लोग नंबरिंग करना शुरू हो जाएगा तो शायद ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है, रियल है, करना पड़ेगा। यस बिल्कुल इस एक्शन में प्रैक्टिकल कन्वर्ट सोच को आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि जो तमाम वॉलंटियर्स आपके साथ काम कर रहे हैं और भी लोग जुड़ना चाहेंगे आपकी इस बातचीत को सुनने के बाद भी। और व्हाट्सएप एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव के तौर पर आपने इस संस्था को शुरू किया है। और चलते चलते मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। कोई जुड़ना चाहे आपसे, चाहे वो वॉलंटियर के तौर पर, फंडर के तौर पर, कैसे जुड़े आप खुद बता दें सर। हर कोई हमारा VOSAP मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। VOSAP V like Victor, O S like Sam, AP वॉइस ऑफ SAP, VOSAP। वो गूगल एंड्रॉइड में भी है, iOS में भी है। वो लॉगिन करके जीमेल से लॉगिन कर दीजिए सिंपल, और फिर उधर आप प्रतिज्ञा लीजिए कि मैं वॉलंटियरिंग करूँगा। फिर आपको मैसेजेस आएंगे, इतना ज़्यादा नहीं बट मंथली, और जो भी अपने न्यूज़लेटर वगैरह, और आप खुद जाके देखते रहेंगे क्या हो रहा है। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ये एक शुरुआत की बात है। उसके बाद आप जो सिटी में हो, जहाँ पे हो, फिर हम आपसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। बट आप ज़रूर इस तरह से वॉलंटियर बन के, मैंने आज IIPA में भी सभी लोगों को बताया, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वालों को, आप सब लोग एक प्रतिज्ञा लीजिए। हर कोई कुछ तो कुछ कर सकता है। आप दोनों को मैं बताऊंगा। मैं अभी कहने जा रहा था। ऐसे भी आप डाउनलोड करें और जो हो सकता है करिए जी। कोई वॉलंटियर कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिफाइन जॉब है। एब्सोल्युटली मन में आया वो किया। जी आप इतना दिल से रिसर्च करके आज आए, अच्छा लगा, ये भी वॉलंटियरिंग है। तो अच्छा काम करना और अच्छा टॉपिक को लोगों तक ले जाना। जी जो हाँ मौका मिले, अगर रैंप नहीं हो तो बोलने का, या रैंप लगाओ, चुप नहीं रहने का। अभी रेस्टोरेंट में आप जाओगे जहाँ पे भी रैंप नहीं हुआ तो बोले पकड़ने का रेलिंग तो लगाओ, कुछ तो करो, शुरुआत करो, बस वही इनफ है। हर कोई बोलना शुरू किया तो वॉइस विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर, लाउडर। जैसा कि आपने कहा भी कि दिव्यांगजनों के जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिलीज हैं, उनको सबसे पहले इस बारे में सोचना होगा। और उनके सपोर्ट के बाद, जैसे आपकी संस्था है, ऐसे और भी स्टार्टअप्स हैं, हम अपने देश को विकसित बनाने में कारगर साबित होंगे और बहुत जल्द हम इस अचीवमेंट को ज़रूर अचीव करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रणव जी। और इस सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी आपसे बातचीत की हम लोगों ने, और बहुत अच्छा आपसे एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया है उससे सीखने को भी मिला है। और धन्यवाद। जुड़िए, इस मुहिम से जुड़िए। आइए हम सब इस मुहिम से जुड़ते हैं और वाकई भारत को 2047 में जिस मकसद को लेकर प्रणब जी आगे बढ़ रहे हैं कि जो स्पेशली एबल्ड हैं वो भी बड़े कंट्रीब्यूटर बने और उनको हम थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं। दैट्स इट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। 25% दिव्यांग लोग अगर काम करना शुरू करेंगे, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे, सिर्फ 25% बाय 2047, तो वहाँ से करीब $400 बिलियन आएंगे।